जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मौर्यकालीन भारत के बारे में। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ डिस्कस करेंगे कि इस टाइम में सोशल लाइफ लोगों की कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, गवर्नमेंट सिस्टम किस प्रकार का था। इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप तक लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि मौर्यकालीन भारत के बारे में। हम जिन भी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो सारी चीज़ों के प्रमाण कहाँ से लिए गए हैं, उनके रिसोर्सेज क्या क्या हैं, सबसे पहले हम उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो रिसोर्सेज है वो है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता हैं चाणक्य, कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। उन्हें तीनों नामों से बुलाया जाता है। ठीक है। इंडिका, जिसके रचयिता है मेगास्थनीज, जो कि बेसिकली सेल्यूकस निकेटर के राजदूत रह चुके थे और इन्होंने मौर्य मौर्य के दरबार में भी ये राजदूत थे और इन्होंने इंडिका लिखी है। तीसरा रिसोर्सेज है जो है वो है अभिलेख। चौथा जूनागढ़ के अभिलेख, जो कि बेसिकली रुद्रदामन प्रथम के टाइम में लिखवाया गया था और उनका शासनकाल बेसिकली 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी के बीच का माना जाता है। अब हम बात करेंगे सोशल लाइफ के बारे में कि वहाँ उस टाइम पे लोगों की सोशल लाइफ किस प्रकार की थी। सोशल लाइफ में सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था के बारे में। ये वर्ण व्यवस्था बेसिकली ब्राह्मणों के द्वारा बनवाया गया था, उनके द्वारा ये बनाया गया था, उनके द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इन वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों को रखा गया था। ठीक है। जो कि सबसे ऊपर थे, सबसे ज़्यादा जिनका सम्मान था, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो थे ब्राह्मण, जो कि जिन्हें पुरोहित भी कहा जाता है। और ये बेसिकली यही लोग थे जो कि सम्राट में या फिर साम्राज्य में मंत्री के पद तक पहुंचते थे। मंत्री के पद पर इनको बिठाया जाता था और इनका काम बेसिकली होता था वेदों का अध्ययन करना, यज्ञ करवाना, पूजा करवाना। इस और वेदों के ऊपर में कौन सी चीज़ें सही है, कौन सी चीज़ें गलत, ये सारे चीज़ों का ज्ञान केवल ब्राह्मणों को ही था, जिनकी वजह से उस टाइम में इन लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान था और इन समाज में इनकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा थी। और इन्हीं सभी कार्यों की वजह से उन्हें भूमि अनुदान में दी जाती थी, यानी कि भूमि उन्हें उपहार स्वरूप दी जाती थी। और ये भूमि होती थी, इनके ऊपर सम्राट के द्वारा या फिर राजा के द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। ये ज़मीन बिल्कुल भी फ्री होती है और ये ब्राह्मणों को इन सब कार्यों की वजह से दी जाती थी। और ये जो भूमि दी जाती थी उसे उस टाइम में बेसिकली ब्रह्मदेव कहा जाता था। ठीक है। अब हम बात करेंगे क्षत्रिय, जो कि बेसिकली जिनका काम होता है लोगों की रक्षा करना, युद्ध लड़ना, ये क्षत्रिय कैटेगरी में आते हैं। तीसरे आते हैं वैश्य, जिनका काम होता है आर्किटेक्चर, लोहार, बढ़ई इत्यादि जैसे लोग होते हैं जिनका जो कि वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। अब चौथे जो हैं वो शूद्र। इन्हें बेसिकली तीनों जो 3 वर्ण हैं इन सभी की सेवा करने के लिए रखा गया था। लेकिन इस टाइम में उन लोगों की सोशल लाइफ, शूद्रों की सोशल लाइफ बेसिकली वैश्य के सामने आ गई थी। उनके दोनों की जो सोशल लाइफ थी वो बिल्कुल बराबर हो गई थी। दोनों को सेम टाइप का काम दिया जाने लगा। दोनों का काम आर्किटेक्चर, लोहार, बढ़ई, व्यापारी, मणि बनाना, शंख बनाना इत्यादि जैसे काम दोनों को दिए जाने लगे। इससे दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गया, क्योंकि वैश्य जो कि उच्च वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग आते थे, जबकि शूद्र इन सब की तीनों की सेवा करने के लिए इन्हें बनाया गया था। लेकिन अब ये दोनों इक्वल हो गए थे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद होने शुरू हो गए थे। अब हम बात करेंगे, ये वो टाइम था जिस टाइम में बहुत सारे धर्म का प्रचार हो रहा था। उस टाइम में जब बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब में किसी में भी इस प्रकार का कोई वर्ण व्यवस्था नहीं था और सभी लोग आराम से रह रहे थे। किसी के साथ उत्पीड़न नहीं किया जाता था, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता था और ना पशु बलि दी जाती थी। इस टाइम में एक ऐसा धर्म ग्रो कर रहा था जिसमें कोई भी देखा जाए तो कोई भी खामी नहीं थी। तो इन ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने भी एक वर्णाश्रम बनाया, जिसके अकॉर्डिंग लोगों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य धारण करना होता है। इसमें उन्हें वेदों के बारे में अध्ययन करना होता है। उसके बाद फिर वो गृहस्थ यानी शादी वादी कर करके बच्चे बच्चे पैदा करके गृहस्थ के रूप में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद ये दोनों काम हो जाने के बाद वो वानप्रस्थ जंगल में जाते हैं और वहाँ पर वनवासी बन करके वहीं पर रह जाते हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद वो लास्ट में एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम वो सन्यासी बन जाते हैं और उनका समाज से कोई लेना देना नहीं रह जाता। तो ये वर्णाश्रम ब्राह्मणों के द्वारा बनाया गया।
अब हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था, जो कि हमने अभी डिस्कस की कि शूद्र और वैश्य दोनों का काम बेसिकली दोनों का सेम था। और ऐसा माना जाता है कि शूद्र को भी आर्य का ही रूप माना जाता है। शूद्रों ने ही आर्य जो थे, जो कि दक्षिण दक्षिण में उन्होंने अपना प्रसार किया, वो बेसिकली शूद्र माने जाते हैं। अब हम देखेंगे जातिवाद के बारे में। जातिवाद को परे रख करके इंडिका, जो कि बेसिकली यूनानी राजदूत थे, तो उन्होंने इंडिया के जो ये वर्ण व्यवस्था है, कास्टिज्म है, इसकी जो इतनी जो जटिलता थी, इन चीज़ों को समझने से अच्छा उन्होंने अपने अकॉर्डिंग 7 कैटेगरीज बनाई। और उसमें यहाँ के मौर्यकालीन भारत के जितने भी लोग थे उन सबको कैटेगराइज किया। सबसे पहले जो कैटेगरीज किया, दार्शनिक, किसान, अहीर, सैनिक, शिल्पी और सभासद, और सातवें थे निरीक्षण। 7 कैटेगरी में बनाया गया। इनको जातिवाद से परे रखा गया क्योंकि ये समझना नहीं चाहते थे इतनी जटिलताओं को, इसलिए उन्होंने 7 वर्ग में अपने अकॉर्डिंग विभक्त कर दिया, यानी कि इतने भागों में बांट दिया उन्हें। दार्शनिक जो सबसे पहले हैं, उन्हें बेसिकली उन्हें भी 2 भाग में बांटा गया। पहले तो ब्राह्मण, जो कि वेदों का अध्ययन करते हैं, पशु बलि, यज्ञ इत्यादि वगैरह करवाते हैं, और इनका समाज में सम्मानपूर्वक प्रतिष्ठा इन्होंने हासिल किया हुआ। दूसरे थे दार्शनिक की कैटेगरी में श्रमण। ये भी बेसिकली ब्राह्मण ही होते थे, लेकिन ये बेसिकली जंगलों में रहा करते थे, और इन जंगलों में रहने के कारण इन्हें आयुर्वेद का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, और ये बेसिकली राज्य के काम में बहुत ज़्यादा आते थे, जिनकी वजह से इनका सम्मान था। अब श्रमण को भी 2 कैटेगरी में बनाया गया, एक तो आयुर्वेद, दूसरा वानप्रस्थ, जो कि बेसिकली उनके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं होता था, जो कि फल, कंद मूल इस तरह की चीज़ों से अपना जीवन निर्वाह करते थे, अपना मतलब अपनी लाइफ चलाते रहते थे कि खाना पीना और सोना है। तो श्रमण में हमने देखा दार्शनिक को 2 भागों में बांट दिया गया, ब्राह्मण और श्रम, और श्रमण को भी 2 भाग में बांट दिया गया, पहला आयुर्वेद, दूसरा वानप्रस्थ। अब हम देखेंगे किसान। किसानों के पास बस वही जो भी अनाज था उन्हें उगाना था, और यही सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाती थी, और ये जीवन निर्वाह का काम चलता रहता था। अहिर जो कि घूम घूम कर खेती करते थे, घूमने का काम करते थे। सैनिक, शिल्पी, आर्किटेक्चर का काम। सभासद, जो कि बेसिकली सभाओं में भाग लेते थे और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इन सारी चीज़ों के बारे में सजेशन देते थे। अब जो 7वां है निरीक्षण, उसमें इंस्पेक्शन का काम दिया जाता था। ये सारे जैसे कि पुलिस हो गए, फिर गोप हो गए, स्पाई हो गए, इन सभी लोगों को निरीक्षण की कैटेगरी में रखा जाता था। हमने ये चीज़ देख ली हमने। अब हम देखेंगे इस टाइम में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी। तो महिलाओं के बारे में 2 चीज़ें डिस्कस की गई हैं। एक तो अनिष्कासनी। अनिष्कासनी का मतलब होता है ऐसी 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 विवाहित औरत, यानी जिसने शादी करने के बाद उसे घर गृहस्थी के काम में डाल दिया जाता है कि उनका काम खाना बनाना, बच्चों को संभालना, इस तरह के जो हाउस वाइफ के काम होते हैं बेसिकली वो सारे काम इन्हें करने पड़ते थे। ये वेद का अध्ययन नहीं कर पाते थे, ये बाहर नहीं जा पाते थे। प्रथा इस टाइम पे प्रचलित थी। ठीक है, तो इस प्रकार की औरतों को अनिष्कासनी कहा जाता था। दूसरे हैं रूपा जीवा, जो कि बेसिकली वैश्याओं का काम करती थी, यानी कि कोठा इस तरह की चीज़ों से राज्य को, यानी कि सम्राट को इससे रेवेन्यू मिलते थे, और इसी रेवेन्यू को अर्जित करने के बाद इन सारी चीज़ों को सार्वजनिक कार्यों में, धर्म कार्यों में, बहुत सारे ऐसे कार्यों में लगाया जाता था। एक्सपेंसेस में बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस में लगाए जाते थे, जिससे कि साम्राज्य का जो सोशल लाइफ है वो सबकी चलती रहती थी, और उन्हें ही बेसिकली रूपा जीवा कहा जाता था। और इन्हीं रूपा जीवा में कई को स्पाई एजेंट के रूप में भी रखा जाता था, ताकि वो जो भी राजा या फिर जो भी व्यक्ति आता है वो सुरक्षा की दृष्टि से अगर वो हानिकारक है तो उनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो ये रूपा जीवा, जो कि गुप्त अधिकारी हुआ करती थी, वो राजा को खबर पहुंचाती थी, और राजा इन सब के ऊपर कार्रवाई करता था। ठीक है, अब हम देखेंगे इस टाइम में लोग, राजा एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के लिए क्या क्या करते थे। डांस देखना, नर्तकी, कोठा, यात्राएं करना, और जीव हत्या करके उन्हें खाना, इस तरह की चीज़ें उस टाइम में मनोरंजन के लिए की जाती थी। लेकिन चूँकि उस वक्त जो शासन था, वो शासन का सारा कार्यभार अशोक सम्राट के हाथों में था, तो वो बौद्ध धर्म की वजह से बहुत ज़्यादा
बौद्ध धर्म को उन्होंने धारण कर लिया था और उसके बाद से उन्होंने अहिंसा की नीति अपना ली थी। बस इसी कारण से उन्होंने धर्म प्रचार को आगे बढ़ाया और ये सारी चीज़ों के जगह पर उन्होंने धम्म यात्राओं की शुरुआत कर दी, ताकि अगर आपको मनोरंजन करना भी है तो धर्म प्रचार के द्वारा कीजिए। ठीक है, तो ये सोशल लाइफ हमने देख लिया। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक लाइफ इस टाइम में किस प्रकार से थी। तो इकोनॉमिक लाइफ जो कि आर्थिक जीवन था वो बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता था। सबसे पहला भूमि, पशुपालन और व्यापार, ये 3 चीज़ें थी जिसे रेवेन्यू अर्जित करके राजा के पास जाती थी और ये अपने साम्राज्य का प्रशासन चलाते रहते थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे भूमि के बारे में। तो भूमि को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो खुद की भूमि जिसके ऊपर बेसिकली 25% 25% लगान दिया जाता था और 25% सिंचाई कर लिया जाता था। टोटल मिलाकर अगर हम रेवेन्यू देखें तो 50% राजा को देना पड़ता था और 50% किसान अपने पास रखता था। और अगर किसान राजकीय भूमि पर अगर खेती कर रहा है तो उसमें सभी कुछ जो भी चीज़ें होती है, जो भी सामग्री, बीज इत्यादि जैसी जो भी चीज़ें होती हैं वो सभी राजा के द्वारा मुहैया कराई जाती थी और उन पर खेती किए जाने पर किसानों को उपज का 25% दे दिया जाता है, बाकी मैक्सिमम बाकी 75% राजा के पास चला जाता है। तो हमने लैंड को देख लिया। लैंड को 2 भाग में पहले हमने बांटा। अब जो तीसरा भाग जो बांटा हमने वो है वन प्रदेश। जितने भी जंगल थे, जंगल का जो भी इलाका था उसे बेसिकली दो भागों में बांट दिया गया। पहला तो हस्तिवन, जिसमें से हस्तिवन में सिर्फ और सिर्फ हाथी वहाँ से लिए जाते थे और उन हाथियों का उपयोग युद्ध में किया जाता था और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था और उसके बाद फिर उनसे युद्ध लड़ाया जाता था। दूसरा द्रव्य, जैसे कि हम देख सके बहुत सारे खान, जैसे लोहे का खान हो, तांबा, अभ्रक इत्यादि जैसी बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलती थी जिनसे खनिजों का उत्पादन होता था और उन्हीं खनिजों के बदौलत उनको फैक्ट्रियों में ले जाकर के उनका आकार बदल करके उनसे हथियार बनाए जाते थे, और उनसे युद्ध लड़ाया जाता था और उनसे उनको बेच करके भी रेवेन्यू निकाले जाते थे। ठीक है, तो हम जैसे देख सकते हैं लोहा, कोयला, तांबा, ये सारी चीज़ों का जो रेवेन्यू था वो बेसिकली कोषागार के पास जाता था और वो कोषागार जो नियंत्रण में था वो राजा के नियंत्रण में था। अब ये सारी जो चीज़ें जो खनिज निकलती थी वो सभी फैक्ट्रियों में जाती थी और फैक्ट्रियों में जाकर के जो भी चीज़ों का निर्माण होता था वो सारा का सारी चीज़ों का नियंत्रण पणियाध्यक्ष के अंतर्गत होता था। ठीक है, हमने लैंड रिफॉर्म्स के बारे में देख लिया। अब हम लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर जो भी चीज़ें थी इन सब के ऊपर किसका कंट्रोल था, वो था बेसिकली सीता अध्यक्ष का, जो कि ये जानना चाहता था कि कितनी ज़मीन है और कितनी ज़मीन भूमि कृषि के लिए अच्छी है और उनसे लोग कितना उनसे लोग कितना उत्पादन कर पाते हैं और उसमें से कितना वो खर्च करते हैं, कितना उनकी सैलरी, कितना उनके एक्सपेंसेस है। इन सारी चीज़ों का जो ब्यौरा है वो बेसिकली सिद्धाध्यक्ष के पास होता था और ये सारी चीज़ों के लिए उनके पास कई कर्मचारी होते थे जो कि इन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन ला के देते थे और ये सिद्धाध्यक्ष बेसिकली एक बजट पेश करते थे जो कि राज्य के कार्यभार के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे। तो उनके अंदर जो कर्मचारी काम करते थे वो बेसिकली नियामक अधिकारी थे, समाहर्ता थे, गुप्त थे। इन सारी अधिकारियों की मदद से ये सारा काम सीताध्यक्ष कर पाता था। ठीक है, सीताध्यक्ष का काम बेसिकली जो भी ज़मीन थे उन सब के ऊपर नियंत्रण रखना था और उनके ऊपर जो भी व्यवस्था चलानी है, जो भी उनका सिस्टम है वो सारा कंट्रोल सीताध्यक्ष के पास होता था और ये सारी चीज़ों का रेवेन्यू राजा के पास जाता था। ठीक है, अब हम देखेंगे पशुपालन के बारे में। तो पशुपालन का यूज़ चारागाह के लिए किया जाता था, जो कि पशुओं को चारागाह के लिए छोड़ा जाता ताकि वो खाना खा सकें और पशुओं से जो व्यक्ति जो धन अर्जित करता था उसके बाद उस धन को अर्जित करने के बाद उसका कुछ हिस्सा वो रेवेन्यू के तौर पर राजा को देता था, जो कि कोषागार में जाता था और कोषागार बेसिकली राजा के कंट्रोल में होता था। ठीक है, अब हम देखेंगे व्यापार के बारे में। तो व्यापार 2 भागों से बढ़ा। पहला तो शिल्प, जिसमें मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। उद्योग उस टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा था। उद्योगों में सूत काटना, मणि, पत्थर इत्यादि जैसी चीज़ों को बनाना था। मिट्टी बर्तन, स्मारक घर बनाना, ये सारी चीज़ें शिल्पकारों के अंतर्गत आते थे। शिल्पकारों को भी 2 कैटेगरी में रखा गया था। एक तो नॉर्मल कैटेगरी में, जो कि बेसिकली संग बना करके
अपने आप को स्वतंत्र रखते थे और अपना कारोबार चलाते रहते थे। दूसरा राजकीय शिल्प होते थे, ये बेसिकली राज्य के अंडर में काम करते थे। और ये जो नॉर्मल जो शिल्पकार होते थे यानी आर्किटेक्चर होते थे, वो बेसिकली महीने में एक दिन टैक्स के रूप में राजा के यहाँ काम करते थे। अब हम बात करेंगे व्यापार के बारे में। तो व्यापार बेसिकली दो मार्गों से किया जाता था। पहला स्थल मार्ग, जो कि बेसिकली महंगा होता था और जोखिम भरा होता था और काफ़ी टाइम लगता था इसमें। दूसरा बंदरगाह के द्वारा यानी कि जल मार्ग के द्वारा किया जाता था, जो कि बेसिकली सस्ता भी होता था और इसमें खर्च कम आता था। ठीक है, ये व्यापार देश के अंतर्गत भी होता था स्थल मार्गों के द्वारा, क्योंकि इस टाइम में साम्राज्य पूरे साम्राज्य का नियंत्रण एक इंसान के हाथों में आ गया था, जिसकी वजह से पूरा साम्राज्य उनके नियंत्रण में था। तो कहीं भी जाने की कोई रोकथाम नहीं था, जिसकी वजह से देश के अंदर भी व्यापार बढ़ा और विदेशों के अंदर भी व्यापार बढ़ता गया। और व्यापार बढ़ने का रीज़न क्या था? साम्राज्य एकता, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो ये साम्राज्य एकता कैसे हुई? व्यापार को बढ़ाने के लिए उनके दिमाग में जो सबसे पहला आइडिया आया वो था बेसिकली सड़क। जब तक सड़क अच्छी नहीं होगी तब तक व्यापार को बढ़ाया नहीं जा सकता। तो उन्होंने सड़क बनाया और सड़क से रिलेटेड जो भी काम थे वो सभी काम एक अधिकारी को दे दिया गया, जिसे बेसिकली एग्रोनोमोई के नाम से जाना जाता है। तो एग्रोनोमोई के अध्यक्षता में ही, उनके अंडर में ही तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक के बीच 1300 मील का बहुत बड़ा सड़क बनाया गया, जो कि बेसिकली उसके बाद फिर वहाँ से पाटलिपुत्र तक जाता था। पाटलिपुत्र से ताम्रलिप्ति से बेसिकली गोदावरी नदी से श्रावस्ती होते हुए इस प्रकार से व्यापार चलता रहता था। ठीक है, तो हमने इकोनॉमिक लाइफ देख लिया। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि प्रशासन प्रबंध किस प्रकार का था, शासन व्यवस्था उस टाइम में किस प्रकार की थी। तो इस वीडियो को हम आप कंटिन्यू तक देखते रहिए, हम आपको आगे तक ले चलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आपको आसानी से याद भी हो रहा होगा। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट सिस्टम में। सबसे पहले हम बात करेंगे नियंत्रण किसका था। सबसे पहले तो राजा का नियंत्रण हुआ करता था। राजा अपने साम्राज्य विस्तार को बढ़ाने के लिए जो भी सजेशन चाहिए होते थे वो बेसिकली मंत्री और पुरोहित मिलकर देते थे। और मंत्री और पुरोहितों की नियुक्ति एक उपधा नामक परीक्षा होती थी, जिसके अकॉर्डिंग उन्हें साम्राज्य में यानी कि अपने दरबार में बिठाया जाता था, जो कि बेसिकली ब्राह्मण होते थे। अब इन सबको बिठाने के बाद उन्होंने एक सजेशन दिया कि हमें सचिव रखने की ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि हमें सचिव रखने की ज़रूरत है, जो कि हमें ज़्यादा सजेशन दे सकता है और साम्राज्य विस्तार के लिए जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो सचिव ने सजेशन दिया कि हमें मंत्रिमंडल बनाना चाहिए और मंत्री परिषद बनाना चाहिए। मंत्रिमंडल में बेसिकली राज्य मंत्री और पुरोहित रहेंगे, और मंत्री परिषद में बेसिकली राजा रहेंगे, मंत्री भी रहेंगे, पुरोहित भी रहेंगे और कई महामाते जो बड़े बड़े उच्चाधिकारी वो भी इसमें रहेंगे। और इन सारे सजेशन को मिला करके सभी के ऊपर नियंत्रण रखना आसान हो पाएगा। और ये जो इतने सारे जो मेन लोग थे, इन सब के ऊपर राजा ने गुप्तचर बिठा रखे थे, यानी इन सब के ऊपर नियंत्रण रखने का काम स्पाई एजेंट को दे दिया गया था, जो कि सीधा राजा के साथ कांटेक्ट कर सकता था। हमने ये तो पहले राजा के ऊपर तो देख लिया हमने। अब हम देखेंगे अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंग लोगों को किस कैटेगरी में बांटा गया था। सबसे पहले तो मंत्री, जो कि बेसिकली ब्राह्मण होते थे। मंत्री, पुरोहित, ये सभी, इन सब की नियुक्ति राजा करता था और इनके द्वारा कई अमात्य यानी कि कई उच्चाधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी इनके सजेशन के आधार पर। सेनापति, जो कि सेना का प्रमुख होता था। युवराज उसे ही बनाया जाता था जो कि बेसिकली सम्राट का बड़ा बेटा होता था। समाहर्ता का काम होता है, जो कि ये बेसिकली फाइनेंशियल मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर, दोनों ही आप कह सकते हैं इसमें। इसका काम होता है समाहर्ता, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर दोनों ही कह सकते हैं हम इसे। इनका काम होता है कि राज्य में जो भी चीज़ें हो रही हैं, किन लोगों की सैलरी कितनी है, उनके एक्सपेंसेस क्या है, उनके पास जो भूमि है वो कृषि योग्य है या नहीं है, और है तो कितनी है, और वो कितनी रेवेन्यू अर्जित कर सकते हैं और कितनी राज्य को मिलती है, और उन सारी चीज़ों का खर्च कहाँ कहाँ पर होता है।
ये तो हो गया फाइनेंशियल मिनिस्टर के अकॉर्डिंग। दूसरा और दूसरा हो गया, अगर कोई व्यक्ति झगड़ा करता है, चोरी करता है, या फिर अगर कोई फॉरेनर आता है और वो किसी स्पाई एजेंट की तरह वो आता है और यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर के किसी और को देता है, तो इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भी समाहर्ता के अकॉर्डिंग थी और वो उन्हें सज़ा दे सकता था। अगर कोई चोरी करता है, मारपीट करता है, हिंसा फैलाता है, इन सारी चीज़ों का जो कंट्रोल था वो बेसिकली समाहर्ता का था, जिन्हें हम होम मिनिस्टर और फाइनेंशियल मिनिस्टर दोनों का काम कह सकते हैं। सन्निधात्र, ये ऐसे अधिकारी थे जिनके अकॉर्डिंग जितने भी रेवेन्यू कोषागार से आते थे, पैसे कहाँ रखने हैं, कितनी तिजोरियाँ बनवानी है, इन सारी चीज़ों का काम, यानी जितने भी रेवेन्यू आते थे उन सब का रेवेन्यू को अर्जित करना और उन्हें कहाँ रखना है, कैसे रखना है, उनको संभाल के रखने का काम बेसिकली सन्निधात्र के हाथों में था। अब हम बात करेंगे न्याय के बारे में। तो न्याय को बेसिकली आज ही के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि पाटलिपुत्र में था, मतलब हम मौर्य कालीन के टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो कि पाटलिपुत्र में था, और हर प्रांत में हाई कोर्ट होते थे, और उसी तरह हाई कोर्ट भी प्रांतों के अंदर विषय होते थे, जिसे हम अब डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। वहाँ पर सबॉर्डिनेट कोर्ट होते थे, और सबॉर्डिनेट कोर्ट को बेसिकली दो भागों में बांटा गया, एक तो सिविल कोर्ट और दूसरा फौजदारी कोर्ट। तो सिविल कोर्ट में क्या होता था कि धर्म से रिलेटेड जितने भी लोग होते थे, उनमें से धर्म से रिलेटेड 3 लोगों को बिठाया जाता था और 3 उच्च अधिकारियों को बिठाया जाता था, और ये 6 लोग मिल करके सिविल कोर्ट के जितने भी केसेस होते थे उन सबको सॉल्व करते थे। कंठ का शोधन यानी कि फौजदारी कोर्ट होता था। इनके अंदर के प्रदेष्ट्री जो कि सज़ा देते थे, 3 वो लोग होते थे और 3 आमाती यानी कि 3 उच्च अधिकारी होते थे, और ये 6 मिल करके फौजदारी से रिलेटेड जो भी कड़े कानून होते थे, जो भी कड़े फैसले लेने होते थे, वो कंठ का शोधन यानी कि फौजदारी कोर्ट के अंतर्गत होते थे, और ये इनके अकॉर्डिंग आता था। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक इकाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रशासनिक इकाई किन किन भागों में बटा हुआ था। तो प्रशासनिक इकाई जो थी वो बेसिकली उत्तरापथ, जो कि तक्षशिला जिसकी राजधानी थी, अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, कलिंग जिसकी राजधानी तोसली थी, दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, प्राची यानी कि प्राची भी जिसे कहते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये सभी प्रशासनिक इकाइयों में बटे हुए थे, और हर एक प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत धर्म प्रचार करने के लिए एक उच्च अधिकारी रखा गया था, जो कि धर्म प्रचार में मदद करता था। दूसरा, ये जितने भी प्रशासनिक इकाई थे, हर प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत एक मंत्रिपरिषद की रचना की गई थी, और ये मंत्रिपरिषद सीधा कांटेक्ट में था राजा के, यानी कि इनडायरेक्टली राजा का इन सभी प्रशासनिक इकाइयों के ऊपर उनका कंट्रोल रहता था, ठीक है। हमने प्रशासनिक इकाई देख ली। अब हम बात करेंगे प्रांतों के बारे में। तो बेसिकली प्रशासनिक इकाई हमने देखी उत्तरापथ। अब सपोज कर सकते हैं उत्तरापथ एक बहुत बड़ा राज्य है, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे सब डिवीज़न होते, तो उनको प्रांतों में बांटा गया। प्रांत यानी कि हम राज्य के रूप में ले सकते हैं उसको, ठीक है। तो प्रांत एक राज्य हो गया, और राज्यों को बेसिकली जिलों में बांटा गया था, जिसे बेसिकली विषय कहा जाता था, ठीक है। और विषय जो होता था, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट होता था, वो बेसिकली विषयपति के अंतर्गत होता था। अब विषयपति को हम आज के टाइम से अगर रिलेट करके चलें तो बेसिकली मेयर मान सकते हैं हम, तो उस जगह का मेयर होता था। और विषय को किस तरह से संभालना है, कैसे कैसे उनको मैनेज करना, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बेसिकली स्थानिक यानी कि डीसी या फिर डीएम को दे दिया गया। और इनके अंतर्गत होते थे समाहर्ता, जो भी रेवेन्यू वगैरह होता था, कैसे अर्जित करना है, इनको कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा समाहर्ता के पास होता था, और ये बेसिकली स्थानिक और गोप के ऊपर नज़र रखते थे, ठीक है, ताकि ये कोई भी गलत काम ना करे। अब हम देखेंगे मंडल के बारे में। बेसिकली गवर्नमेंट सिस्टम को बांटने के लिए 30 लोगों का एक मंडल बनाया गया, जो कि बेसिकली एक मंडल में 6 समितियां बनाई गई, और हर एक समिति में 5 लोग थे। पहला हम देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, शिल्प। पहला शिल्प यानी कि कारीगरी, जो भी आर्किटेक्चर वगैरह है, उन सब का पहली समिति इन सब के ऊपर नियंत्रण रखेगी। दूसरा
विदेशों के ऊपर नियंत्रण रखेगी, कौन लोग आ रहे हैं उनके खाने पीने का, उनके खाने पीने का, उनके रहने का, अगर वो मर जाते हैं तो उनके जो क्रियाक्रम, इन सारी चीज़ों को करने की जो जिम्मेदारी थी वो बेसिकली दूसरे समिति के अंतर्गत आती थी। और इनके ऊपर नज़र रखना सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर ये आए स्पाई एजेंट बन करके और ये दूसरी जगह पर इंफॉर्मेशन लीक कर दे तो ये साम्राज्य की एकता के लिए बहुत ज़्यादा विचार चिंताजनक विषय हो सकता था। तीसरा है मरण जीवन का ब्यौरा रखना, कौन लोग मर रहे हैं, कौन लोग पैदा हो रहे हैं, अगर कोई मर रहा है तो किस वजह से मर रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब क्यों मर रहा है ये रीज़न इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि हो सकता है उस टाइम में कोई महामारी फैली हो जिसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी उस बीमारी को रोका जा सकता है। जैसे कि अभी हम कोविड-19 से लड़ रहे हैं, तो इससे किस तरह से रोका जा सकता है, जब तक हम ये नहीं जानेंगे क्या है क्या नहीं है तो फिर उसे रोकने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। चौथा जो समिति थी उसका काम था व्यापार। व्यापार के अंतर्गत जो भी माप तोल की जांच करना, जो भी चीज़ें बनाई गई हैं, कोई पुरानी वस्तु ना बेची जाए। पांचवी समिति थी निर्मित वस्तु। जो भी निर्मित वस्तु होती थी, अगर कोई वो चीज़ें बेच रहा है तो वो पुरानी वस्तुओं को मिला करके ना बेचे, और अगर इस तरह से अगर वो बेच रहा है तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था और उसे उसकी सज़ा मिलती थी। और अगर वो एक वस्तु के अलावा दूसरा भी वस्तु अगर बेच रहा है तो उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी, बशर्ते कि वो दूसरा जो वस्तु बेच रहा है उसका भी वो टैक्स दे। यानी कि जो भी लोग जितनी जी वस्तुएं बेचेंगे उतनी वस्तुओं पर सरकार टैक्स लगाती थी। ठीक है, अब बात करेंगे बिक्री कर। ये जो बिक्री कर होता था वो बेसिकली उपज का, यानी कि जो भी वस्तु होती थी उसका 10% रेवेन्यू बिक्री कर में जाता था। तो हमने ये चीज़ें देख ली। अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली तो हम एक चीज़ और देखेंगे, सेना विभाग। सेना विभाग को बेसिकली जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सेना विभाग है। तो सेना विभाग को बेसिकली 6 समितियों में बांटा गया था, हर समिति में 5 लोग थे। पहली समिति रथ, जो कि बेसिकली 400 थे, इन सब के ऊपर कंट्रोल रखना, इनका मैनेजमेंट संभालना इनकी जिम्मेदारी थी। दूसरा अश्व यानी कि घोड़े, जो कि बेसिकली 50,000 घोड़े मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो इन सब की देखभाल कैसे करनी है, इनको पेमेंट कैसे देना है, ये सारी चीज़ें दूसरी समिति डील करती थी। तीसरे अगर पैदल सैनिकों की बात करें तो मौर्य काल में 60,000 पैदल सैनिक थे। तो इनको रेवेन्यू, इनको कहाँ रखना है, कैसे रखना है, इनको क्या खिलाना है क्या पिलाना है, ये इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी तीसरी समिति के ऊपर थी। चौथे हाथी, जो कि बेसिकली 9,000 हाथी थे, इनको किस तरह खिलाना है, कैसे प्रशिक्षण देना, कैसे इनको ट्रेनिंग देना, ये सारी चीज़ें चौथी समिति के अंतर्गत आते थे। चौथा नौसेना, यानी कि पानी के ऊपर जो भी आर्मी काम कर रही है उनसे उनका मैनेजमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना, उन्हें कैसे खाना पहुंचाना, उनको क्या क्या बातें बताने की जिससे वो अपना काम आगे बढ़ा सकें, ये सारी चीज़ें पाँचवीं समिति के अंतर्गत आते थे। और इन सब के ऊपर नियंत्रण रखने का काम छठी समिति को दिया गया था। छठी समिति इन पाँचों के ऊपर नियंत्रण रखती थी, यानी कि हर एक बंदा एक समिति के ऊपर नज़र रखेगा कि वो क्या कर रहा है, वो काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जिस हिसाब से हम इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख रहे हैं, इस हिसाब से हमें ये पता चल रहा है कि इस टाइम में यानी कि ऑर्गेनाइज ढंग से सारी चीज़ों को प्लान किया गया था। अब हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात की है, तो हम देखेंगे इतने सारे रेवेन्यू के बारे में हमने बात कर ली। अब हम देखेंगे सम्राट का इस साम्राज्य में कितने एक्सपेंसेस थे। रेवेन्यू तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे इस एक्सपेंसेस के बारे में। तो सबसे पहला एक्सपेंसेस था स्थल खाना, यानी कि सार्वजनिक रूप में कई बार ऐसा होता था कि अकाल पड़ जाता था और इस टाइम में राजा आगे आता था और उनके पास जितना भी अनाज धन होता था वो सारा अपने साम्राज्य को बचाने और उनकी भलाई के लिए लगा दिया जाता था। तो वो सब एक्सपेंसेस को जोड़ लिया गया। दूसरा जल, सिंचाई, कुआं, तालाब, इस तरह की जो भी चीज़ें बनवाई जाती थी जिससे साम्राज्य को कृषि करने के लिए प्रोत्साहन मिले, उनको उकसाया जाता था कि ये काम आप करो, प्रोत्साहन दिया जाता था। प्रोग्रेस करने के लिए उन्हें उकसाया जाता था ताकि आप ये काम करो जिससे सरकार को रेवेन्यू मिले और ये आपके लिए और अच्छा काम कर सके। तो दूसरा जो एक्सपेंसेस था वो जल के लिए था। और तीसरा जो एक्सपेंसेस होता था, सबसे पहला राजा परिवार, इतने बड़े परिवार के भरण पोषण के लिए
अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता था। दूसरा, लोगों को जितने भी वेतन होते थे, जितने भी कर्मचारी होते थे, उन सबको वेतन मैक्सिमम सबको नगद यानी कि कैश के रूप में दिया जाता था और सबके अच्छे खासे पेमेंट थे। कई के 48,000 से लेकर के 60 पण, 48,000 पण से लेकर के 60 पण तक के कर्मचारी थे और उन सबको मैक्सिमम को नगद राशि दी जाती थी। और इन सब के अलावा ब्राह्मणों को दान दिया जाता था, भूमि अनुदान, जिनके ऊपर जो कि टैक्स फ्री होते थे बिल्कुल भी, और उनसे कोई किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। अब हम बात करेंगे लोक कार्य के बारे में। जैसे कि हमने बताया, सड़क बनाना, सड़क के हर कुछ कुछ दूर में कुएं बनाना, जो कि व्यापारियों के लिए होता था। उसके अलावा हर 9 मील पर व्यापारियों के रहने के लिए चीज़ें बनाना, उन सब की सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ पर कई सैनिकों को तैनात करना ताकि चोरी डकैती ना हो, क्योंकि अगर चोरी डकैती होती थी तो इन सारी चीज़ों का जो भी जुर्माना होता था, जो भी हर्जाना होता था, वो राज्य को पे करना पड़ता था, यानी कि राजा को पे करना पड़ता था। इसी वजह से ये सारी चीज़ें बनाए गए थे। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बिलीविंग इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस। जय हिंद, वंदे मातरम।